हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1985 के आईआईटी जेई के वीडियो सॉल्यूशंस को। इस पेपर में टोटल 29 क्वेश्चन आए थे। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल करेक्ट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बच्चों कि अगर एक एक्सरे ट्यूब से जो है वो एक्सरे बाहर आ रही हैं, तो वो एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो एक सिंगल वेवलेंथ होगा या बहुत सारे वेवलेंथ होंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होने वाले हैं, या बहुत सारे वेवलेंथ होंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े होने वाले हैं, या एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो इसके लिए हमें हल्का सा जो है वो एक्सरे के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं एक्सरे के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे करके उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो एनर्जी हासिल कर लेता है। जैसे ही वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक टारगेट मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं, एक न्यूक्लियस के कारण और जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स उसके कारण, जिसके कारण जो है वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो ईएम वेव एमिट करता है। ठीक है, अब हम ये वाली बात भी जानते हैं कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो, यानी कि जितना भी एनर्जी वो एक इंटरेक्शन के अंदर लूज करेगा, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग का एक वो वेवलेंथ एमिट करेगा। ठीक है, तो कितना एनर्जी वो लूज कर सकता है, इसके मिनिमम जो है उस पर तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सपोज करो वो ई का एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो वो चाहे तो 0.1 ई का एनर्जी लूज कर सकता है, चाहे तो 0.01 ई का यूज कर सकता है। ठीक है, कितने का भी यूज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन थ्रो करते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो 0.1 करेगा, कोई ऐसा होगा जो 0.11 करेगा, कोई ऐसा होगा जो 0.12 करेगा। तो मतलब हर एक वेवलेंथ जो है वो टेक्निकली एमिट हो जाएगी। तो हमें पहली बात तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया कि सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं मिलने वाली है, हमें मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मिलने वाली है। और हाईएस्ट वेवलेंथ के ऊपर अपना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एनर्जी कितनी भी कम वो लूज कर सकता है। लेकिन लोवेस्ट के ऊपर जरूर एक रेस्ट्रिक्शन होता है बच्चों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आ रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन हमारा ई एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो मैक्सिमम तो ये ई लूज करेगा ना। 1.1 ई तो नहीं लूज कर देगा, क्योंकि वो तो एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम एनर्जी अपनी ई ही लूज करेगा, हम चाहें तो एनर्जी का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा वी के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करता हूं, तो वो ई डेल्टा वी का एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, अगर ये सारा का सारा एनर्जी वो एक ही फोटोन को दे दे, एच सी बाई लैम्डा, तो ये जो लैम्डा है, ये एनर्जी जो है वो हाईएस्ट और ये लैम्डा जो है वो लोवेस्ट है। इसको अपन कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज एच सी अपॉन में ई डेल्टा वी। चाहो तो आप एच सी को 12400 के फॉर्म में रख सकते हो, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इससे छोटा लैम्डा कभी भी ईएम वेव का नहीं निकलेगा, एक्सरे का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि भाई एक हाईएस्ट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन लोवेस्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं जाएगा, और कंटिन्यूअस हमें जो है वो हमें लैम्डाज मिलेंगे। ठीक है, तो कोई डिस्क्रीट नहीं होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई वैल्यू तो एमिट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये इसको बोलते हैं लैम्डा कट ऑफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बहुत सारी वेवलेंथ होंगी लार्जर देन अ सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, तो इसको ये हमारा मिनिमम वेवलेंथ है ना। ये ग्राफ हमारा किसके बीच में है, यहाँ पर हमारा लैम्डा जो हमें मिल रहा है। ठीक है, और ये सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बच्चों कि हमें एक लैम्डा मिनिमम से ज्यादा जो है वो सारी लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ एल है, मास एम है, एक स्मूथ टेबल पे लाई कर रही है, 1/3 इसका जो है वो हैंग कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और अपन ने जो है इसको कुछ वर्क करके जो है इसको अपन ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, तो पूछा है वो वर्क कितना होगा। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट पहले मेंशन कर देते हैं, ये L/3 जो पार्ट है ये इसका हैंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। जाहिर सी बात है, अपन इसे कुछ एनर्जी नहीं दी काइनेटिक, इसको स्लोली अपन लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इसका अपन चेंज कर नहीं रहे हैं, तो क्योंकि हम इसको स्लोली ऊपर पुल करेंगे। ठीक है, एनर्जी काइनेटिक नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। अब सवाल ये आता है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा। तो जो चेन हमारी टेबल के ऊपर है, ठीक है, उसका तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, वो तो पहले भी टेबल के ऊपर थी, बाद में भी टेबल के ऊपर है।
जो हैंगिंग वाला पार्ट है वो बाद में ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें इसका चेंज इन पोटेंशियल निकालना, जो हैंगिंग वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है। अब हैंगिंग वाला पार्ट तो हमारा एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम जानते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन, सॉरी ये कर्व बन गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जो है उसके सेंटर ऑफ मास पे मान करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये रोड है हमारी, लेट से कोई एल लेंथ की, तो अगर मुझे कोई इसको जीरो मानते हुए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए बोले रोड की, तो मैं पूरा पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके लिख पाऊंगा mg/L/2, ठीक है, अगर इसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। आई होप आप लोग अवेयर हो गए इस कंसेप्ट से कि कहाँ हम सेंटर ऑफ मास पे चीजों को रख पाते हैं, कहाँ नहीं रख पाते। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वहां पे तो नहीं रखते ना। एक रोड मैंने ली, मास m की, लेंथ l की, क्या कोई बच्चा ऐसे बोलता है इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरा पूरा मास सेंटर पे रख दो, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², यहाँ पे r का वैल्यू l/2 है, तो ये हो गया ml²/4। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मास सेंटर ऑफ मास पे रख के काम नहीं करते हैं। तो जिन जिन फॉर्मूलों में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद जो है वो क्या होता है, अगर एक्सियम आप देखोगे तो खुद जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है एक्स के ऊपर। तो जिन जिन फॉर्मूलों में जो क्वांटिटी है वो लीनियरली डिपेंडेंट होती है एक्स के ऊपर, वहां वहां हम सेंटर ऑफ मास पर रख करके चीजों को काम कर सकते हैं। इनफैक्ट चार्ज को भी कई बार रख देते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर डाइपोल में निकाल रहा हूँ, लेट से मेरा ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर जो है वो नेगेटिव में सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हम जानते हैं डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डी, तो ये हमारा लीनियरली डिपेंड होता है डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐसे काम कर सकते हैं कि पूरे पूरे चार्ज को जो है उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे, विच इज नथिंग बट 3r/8, ठीक है। और नेगेटिव वाले को नेगेटिव रख देंगे 3r/8, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, क्यू इंटू में 3r/4 आ जाएगा। तो वहां पर भी अपन ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं बोलते, सेंटर मास वाला फंडा लगा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि जहां जहां लीनियरली डिपेंडेंट है तो वहां वहां सेंटर ऑफ मास पे रख के काम कर सकते हैं, जैसे टॉर्क के अंदर भी अपन करते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी mgh होता है, तो लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन h होता है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो कैलकुलेशन वैसी ही बनती है। तो आप चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, नहीं तो आप सीधा डायरेक्टली भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो मुझे इसका सेंटर मास उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले सेंटर मास यहाँ था, कितने पे था, L/6 पे था, और फिर मैं इसको ऊपर ले गया, तो सेंटर मास को कितना ऊपर लेके जाऊंगा, L/6। तो मेरे यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चों, मास मास कितना होगा इसका, m/3, क्योंकि पूरी चेन का मास m है और हैंगिंग जो लेंथ है वो L/3 है, 1/3। तो मास भी कितना होगा, 1/3 इनटू में g, और आपका सेंटर मास कितना ऊपर आया, L/6 ऊपर आया। तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका वर्क डन होगा, विच इज नथिंग बट mgl/18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि 70 कैलोरी आपने हीट दी है 2 मोल आइडियल डायटोमिक गैस का, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको कितने हीट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेल्टा क्यू अपने को दे रखा है यहाँ पर, डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं अपन, इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। इसका वैल्यू हमें दे दिया कितना, 70, एन का वैल्यू 2, सीपी हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू 5, 30 से 35 यानी कि 5। तो सीपी का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के आता है 7, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा गया हीट कितना देना पड़ेगा आपको, ये हो गया आपका एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। इतना आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको अगर हीट देना पड़ेगा तो एन का वैल्यू तो आपका 2 ही है, ठीक है। सीवी का वैल्यू आपका क्या होगा, आप जानते हो सीपी माइनस सीवी कितना होता है, आर के बराबर। तो सीवी का वैल्यू हो जाएगा सीपी माइनस आर, बट आर का वैल्यू यहाँ पे 8.314 मत पुट कर देना, वो उसका जूल एसआई यूनिट में होता है, ठीक है। कैलोरी में कितना होता है, उसका वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू कितना है, 7, और उसका वैल्यू कितना होगा, 2, करीब करीब, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.9 समथिंग, तो अपन उसको करीब करीब 2 मान लेंगे। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। तो क्या आंसर है यहाँ से, 2 इंटू में 5 इंटू में 5, यानी कि टोटल कितना आ गया, 25 इंटू में 2, 50 कैलोरीज आ गया, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा सा यहाँ पे अपना वाटर मार्क कर देते, कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। चलो तो 50 हमारा कैलोरीज है यहाँ पर आंसर आ जाएगा निकल करके, थर्ड का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले फोर्थ वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में वो क्या बोल रहा है बच्चों, फोर्थ वाले पार्ट में एक करंट कैरिंग वायर है और आपने एक लूप यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है लूप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कि ये लूप रोटेट कर जाएगा, अवे मूव करेगा, टुवर्ड्स मूव करेगा, स्टेशनरी रहेगा। ऐसी बहुत सारी अपने को इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है, अपने से पूछा कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने ये आई ऐसा कर दिया तो बी कैसा होने वाला है, अगर आप यहाँ पे अपना थंब रखोगे
तो विल फाइंड आउट कि बी आपका अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो बी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बी आपका वैल्यू जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अगर बी आपका अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पे लगेगा फोर्स ऐसा, 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 ठीक है। ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी का वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे बी का वैल्यू कम है, तो एक नेट फोर्स जो है वो इधर की तरफ रहने वाला है, ठीक है। आप जानते हो ना फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आई एल बी। तो आई तो पूरे में सेम है, लेंथ भी इस वाले पार्ट के इस वाले पार्ट का सेम है, तो सिर्फ बी ही डिफरेंशिएट करेगा। तो जो पास है जो पार्ट वायर का उस पर स्ट्रोंगर बी होगा तो फोर्स स्ट्रोंगर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रोंगर फोर्स होगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्ट तो ये करेगा ही करेगा, तो मूव टुवर्ड्स द वायर तो इसका आंसर होना ही चाहिए। रोटेशन वाले एस्पेक्ट्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। रोटेट नहीं करेगा क्योंकि किसी भी फोर्स का जो है वो टेक्निकल आप देखोगे तो टॉर्क नहीं आने वाला है यहाँ पर ना। वैसे भी हम जानते हैं जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम आपका जो एम है वो भी इसके पेपर के परपेंडिकुलर है, और जो आपका बी है वो भी पेपर के परपेंडिकुलर है। तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा आपका, दोनों में एंगल आपका जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो आएगा। तो कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, इट विल नॉट रोटेट बट इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमारा थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखेंगे तो जेई के सिलेबस के थोड़ा सा बाहर है, आज के सिलेबस के, ठीक है। जब अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप देखोगे उस जमाने में ट्रायोड जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट होता था, बट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो जो है इस इसके सॉल्यूशन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं हल्का हल्का बता देता हूँ जो मुझे हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, कि ये बोला गया है कि एक गिवन प्लेट वोल्टेज के लिए प्लेट करंट इन ट्रायोड वाल्व इज मैक्सिमम व्हेन पोटेंशियल। तो ये सारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बताता हूँ, ट्रायोड के बारे में। जब एडिसन जो है बल्ब के ऊपर काम कर रहा था तो बार बार क्या हो रहा था, इस वाले पिक्चर को अगर अपन जूम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो इसको बैटरी से कनेक्ट करता था बल्ब पे, तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉन, ये जो है फिलामेंट हमारा गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे इससे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जा करके जमा होते रहते, जमा होते रहते, जमा होते रहते थे, जिसके कारण ये जो है फिलामेंट एक टाइम के बाद ब्रेक कर जाता था, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत परेशान था कि अरे मैंने तो पूरा पूरा इसको खाली बनाया है, तो कैसे ये ब्रेक कर जा रहा है ना। क्योंकि अगर गैस वैस रखता तो मैं समझ में आता कि गैस हीटअप हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये फूट जा रहा है। बट मैंने तो इसको वैक्यूम बना करके रखा है ना। तो उसके समस्या से इसको निजात पाने के लिए उसने यहाँ पर एक प्लेट लगाई, ठीक है। तो पहले तो प्लेट से कुछ खास फायदा हुआ नहीं, बट बाद में उसने प्लेट को भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसने पाया कि जब वो इस प्लेट को पॉजिटिव बना रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव प्लेट के थ्रू जो है वो यहाँ से आ जा रहे हैं, तो एक हल्का सा करंट फ्लो कर रहा है और आपका बल्ब जो है वो फूट नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका काम चल गया था, तो उसने आगे यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, ठीक है। बाद में लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक ग्रिड भी डाल दी, यहाँ पर एक ग्रिड डाल दी ऐसे करके, ठीक है। तो अब ग्रिड से क्या हुआ, अब ग्रिड से उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो ग्रिड, क्योंकि ग्रिड इसके जो है फिलामेंट के बहुत ज्यादा पास थी, ठीक है। तो जैसे ही वो ग्रिड जो है, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज देते हो ना, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ग्रिड को जो है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा, हाँ, जैसे ही आप उस ग्रिड को पॉजिटिव चार्ज देते हो तो ये बहुत पास होने के कारण फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो निकलने वाले थे उनको और ज्यादा जो है, क्योंकि ये ग्रिड आपका जो है पॉजिटिव है तो उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है, ठीक है। तो उसी कारण वो बहुत भयंकर मात्रा में यहाँ पर निकलने लग जाते हैं, ठीक है। और जाकर के यहाँ पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होते हैं और फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो वो जो है उनको एक रिपल्शन मिलता है सॉर्ट ऑफ, जिसके कारण वो बहुत कम जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। निकलते हैं फिर भी कम बाहर निकलते हैं। तो ऐसा बोला गया कि एक हल्का सा वीक सिग्नल दे करके हम इस करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और हल्का सा वीक सिग्नल उल्टी डायरेक्शन में देके इस करंट को बहुत ज्यादा घटा सकते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। एम्पलीफायर ये होता है ना, एक छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में तब्दील करना, ठीक है। तो इस वाली नॉलेज के हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आपको प्लेट करंट को जो है मैक्सिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्लेट करंट को आपको मैक्सिमम करना है, तो ये तो आपको ग्रिड तो आपको पॉजिटिव रखना ही रखना है, और प्लेट भी आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ताकि ये जो ग्रिड है इसके पास बिल्कुल लगी हुई है, फटाक से इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, और ये पॉजिटिव है तो आगे जो है ग्रिड से होते हुए इलेक्ट्रॉन प्लेट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका आंसर देंगे ग्रिड भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लेट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ग्रिड नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो करंट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। प्लेट नेगेटिव होगा तो भी वो ग्रिड के पास आएंगे, प्लेट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भी करंट हमारा रिड्यूस होगा। तो दोनों केस हमें जो है वो पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, तभी हमारा करंट हाईएस्ट होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें मोर देन वन जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक कैपेसिटर आपको दे दिया गया है, ठीक है, और उसमें कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे चार्ज हो गया, वोल्टेज, फील्ड, एनर्जी, ठीक है, ये सारों का आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसके अंदर एक इंसर्ट कर दिया है ना, और बैटरी है, बैटरी इज स्टिल इन कनेक्शन, ठीक है, तो अपन चाहे तो डायग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने बैटरी अभी भी लगा रखी है, ठीक है। अगर बैटरी आपने अभी भी लगा रखी है तो पूछा है कि इन क्वांटिटीज में से क्या क्या होगा, मतलब कौन सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कौन सी घट जाएगी, क्या होगा। तो पहली बात अपन जानते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड, अपन शुरू कहाँ से करते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V विल बी सेम, पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन तो जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं Q का वैल्यू कितना होता है, CV के बराबर होता है, और C आपका होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर हम डायरेक्टली डालेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट या K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो C विल इंक्रीज, और V सेम है तो Q हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो A तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा Q जो है वो इंक्रीज करा। अब आते हैं बात किस पर, E पर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन चाहे तो बहुत तरीकों से निकालते हैं। सबसे सिंपल यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा V बाई डी होगा, ठीक है। तो डेल्टा V बाई डी, डेल्टा V भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम वही का वही है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम। सेम, तो ये ग्रेटर वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी अगर आप देखो तो क्यू स्केयर बाई टू सी भी लिख सकते हो, हाफ सी वी स्केयर भी लिख सकते हो। हम हमेशा जो चीज कांस्टेंट उसके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बैटरी कनेक्टेड है तो वी के फॉर्म में लिखेंगे, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड है तो हम लिखेंगे इसको हाफ सी वी स्केयर, वी हैज सेम, हाफ तो सेम ही रहेगा, सी हैज इंक्रीज तो यू विल इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड तो डेल्टा वी सेम, है ना, बैटरी कनेक्टेड माफ करना, और बैटरी डिस्कनेक्टेड तो चार्ज सेम कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। ये दो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस जो है वो 2 kg रीड करता है अगर पानी के बाहर होता है, ठीक है, जब उसे एम मास आप सस्पेंड करते हो, और जो बैलेंस है वो 5 kg रीड करता है, ठीक है। अगर इनको ऐसे अरेंज कर देंगे तो इनकी रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले आपका ये जो स्प्रिंग था ये सिर्फ क्या कर रहा था, इस मास के वेट को बैलेंस कर रहा था। तो अगर ये 2 kg रीड कर रहा था तो इसका मास का वैल्यू कितना हो गया, 2 kg हो गया, ठीक है। और आपका जो पूरा का पूरा बीकर जो है वो आपका ये बीकर प्लस लिक्विड का जो मास है उसको इस वाले स्प्रिंग ने या वेट वेइंग मशीन ने हैंडल कर रखा था। तो ये 5 kg बोल रही थी, इसका मतलब इस पूरे का बीकर प्लस वाटर का मास मिलाकर कितना है, 5 kg। अब आपने जैसे इसको पानी में इंसर्ट किया तो यहाँ पर जो है पहले आपका सिर्फ क्या था, नीचे mg था और ऊपर आपका स्प्रिंग वाला फोर्स था, के एक्स लगा लो जो भी लगा लो। अब यहाँ से अपने को एक बायएंट फोर्स भी मिल गया एक्स्ट्रा, जिसके कारण के एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ए का रीडिंग विल रिड्यूस। तो ए का रीडिंग हमारा क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। अब जो बायएंट फोर्स लिक्विड ने ऊपर दिया है उस बायएंट फोर्स को वो नीचे भी एक्सपीरियंस करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। अब इनका मास तो था ही, अभी एफ बी और आ गया तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बैलेंस बी का जो रीडिंग है दैट विल इंक्रीज। तो पहला ऑप्शन है ए विल रीड मोर देन 2, नहीं उसका तो घटेगा। बी विल रीड मोर देन 5, ये बिल्कुल ठीक है ना। अगला है ए विल रीड लेस देन 2, बी विल रीड मोर देन 5, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी तो हमारे करेक्ट हो गए, डी देते हैं। बैलेंस ए बी दोनों 5 kg और 2 kg ही रीड करेंगे, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था कि बायएंट फोर्स जब आप ऊपर लगाते हो तो वो लिक्विड पे भी लगानी होती है वापस, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ पे भी हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी बात का मेन ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो है वो अपन चलते हैं बच्चों। वो क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ई और बी के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या अनडिफ्लेक्टेड है, क्योंकि वहां पर दोनों सिनेरियो में अलग अलग बात बन जाती है। जैसे हमें बोला गया यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, अब देखो पहले वाले केस में क्या है, दोनों ही नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एक्सेलरेशन जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं है, प्रोटॉन आसानी से मूव करता रहेगा। तो पहला तो मुमकिन है। दूसरे वाले में हम आते हैं पहले, हाँ दूसरे वाले, हाँ दूसरे वाले में इसने बोला कि ई का वैल्यू जीरो है। अगर ई का सपोज करो हमारा चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज क्यू है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो है वो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं,
और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ लगा दी, क्या दिक्कत है? अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाऊंगा तो क्यू क्यू वी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी और बी में एंगल जो है वो जीरो है, तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स इसलिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वी और बी पैरेलल हो गए, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चार्ज था ही नहीं। तो इस सूरत हाल में भी वो जीरो फोर्स जो है वो ऑब्जर्व करेगा, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। थर्ड करते हैं यहाँ पर, थर्ड की बजाय पहले शायद फोर्थ पे आए थे। फोर्थ में क्या, दोनों ही नॉन जीरो है। तो ये अपना जो मैंने यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया, ये होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में ऐसे ही होता है कि दोनों ही नॉन जीरो होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपने किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया यहाँ से v वेलोसिटी का, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसके कारण एक क्यू ई का जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पे इधर लग रहा है, ठीक है, और v ऐसा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और ये ऐसे वी ऐसे है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इधर की तरफ है ना क्यू ई का, तो मैग्नेटिक कैसा लगेगा, वी क्रॉस बी करोगे तो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके आने का पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। जिसके कारण अगर वैल्यूज ठीक से सेलेक्ट की जाए, यानी कि क्यू वी बी अगर क्यू ई के बराबर कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया जाए विच इज ई बाई बी, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के कारण नेट फोर्स जीरो, और दोबारा से पार्टिकल आपका जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और बी जीरो है। बी जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आएगा ही आएगा, तो उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा ना। ऐसा मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड हो बट मैग्नेटिक फोर्स ना हो, ठीक है, क्योंकि वी और बी का एंगल जो है वो जीरो हो सकता है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही होगा, और उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी में एक नेट फोर्स रह जाएगा, जिसके कारण एक्सेलेरेशन आएगा, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम चलते हैं आगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी को छोड़कर बाकी तीनों करेक्ट। सॉरी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो, ये हमें देखने से मालूम पड़ रहा है कि रेजोनेंस ट्यूब हमें दे रखी है, और बोल रखा है कि ये गिवन ट्यूनिंग फोक के साथ जो है वो रेजोनेंस करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्स है, ठीक है, 264 हर्ट्स। और स्पीड ऑफ साउंड भी देखा कितना, 330 है। तो पूछा है कि किन किन लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये ध्यान रखना होता है, लेंथ एयर कॉलम का लेना होता है, पानी का नहीं। देखो नीचे पानी है, यहाँ पर पानी का टेंशन नहीं है। जो साउंड वेव पैदा हो रही है वो इस गैसियस मीडियम के अंदर पैदा हो रही है, जो कि एयर है टेक्निकली यहाँ पर, ठीक है। तो हम जब लेंथ की बात करते हैं तो ये वाले लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। एनीवे शुरू करते हैं इसको। अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, कि हम पहले, हमारा ट्यूनिंग फोक फिक्स है, हमारा वेलोसिटी फिक्स है, तो लैम्डा हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। एक बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, शायद मैंने पिछले वाले सॉल्यूशन में बताई है, कि फिजिक्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूले का सेंस ज्यादा है। तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी का सेंस ज्यादा है, या लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ का सेंस ज्यादा है, या एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा का सेंस ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ का सेंस हमारा ज्यादा है, ठीक है। जो कि वेलोसिटी एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी एक सोर्स का प्रॉपर्टी है, और ये दोनों मिलकर के गवर्न करते हैं कि लैम्डा क्या बनेगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का सेंस सबसे अच्छा बनता है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कि हमारा फ्रीक्वेंसी फिक्स है और वेलोसिटी फिक्स है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, लैम्डा को गवर्न करेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा हमारा हो जाएगा वेलोसिटी विच इज 330 अपॉन में फ्रीक्वेंसी विच इज 264। अगर मैं 3 से काटूं तो 110, यहाँ पे 3 से काटेंगे 8 24, और 8 24 11 से काटेंगे तो 10/8, तो 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। ये हमारा जो है ना 5/4 ही बनेगा ना, 5/4 1.25 मीटर जो है ये आपका यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू बन चुका है, ठीक है। अब आप जानते हो रेजोनेंस कितने पे होता है, पहला रेजोनेंस कितने पे होता है, λ/4 पे होता है, ऐसा। दूसरा, उसमें λ/2 ऐड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक और λ/2 ऐड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो रेजोनेंस मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है λ/4 पे, ठीक है, विच विल बी नथिंग बट, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूँ, 125 सेंटीमीटर बाई 4, यानी कि 1.25। अगला मिलेगा 3 λ/4 पे, यानी इसका ट्रिपल विच विल बी 93.75। फिर अगला 5 λ/4 पे विच विल बी कितना हो जाएगा, 31.25 को 5 से करेंगे तो हमारा मेरे ख्याल से 31 5 150,
है ना, 150 से ऊपर हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 31.25 करेक्ट हो गया है और हमारा 93.75 करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो हैं आपके मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइन्थ का हमारा जो आंसर है दैट विल बी ए एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर करने हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है पहला। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है जिसका 5 सेंटीमीटर है, और दोनों को हमने रख दिया है और दोनों के भी एक्सिस के बीच में डी का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर पैरेलल बीम आ रही है ए पे और लीव्स बी एज पैरेलल देन डी इक्वल टू, डी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, अपन इसको यहाँ पे रख दिया है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक कॉनकेव लेंस है और इन दोनों के बीच का गैप आपको दे रखा है डी। तो यहाँ से जो लाइट रे आ रही है ये आ रही है पैरेलल। अगर ये पैरेलल आ रही है आपकी लाइट रे तो जाहिर सी बात है ये फोकस पर मिलेंगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये ध्यान रखना है ना, इसका ये प्राइमरी फोकस होता है, सेकेंडरी फोकस होता है, ठीक है। तो अपने ध्यान है ये अपने प्राइमरी फोकस पर जो है वो इमेज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, मतलब हाँ यही शायद प्राइम, इसी हो सकता है नोमेनक्लेचर थोड़ा गलत हो, ठीक है, बट मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आती है जो कि कन्वर्जिंग मिरर है तो ये आगे ही करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे फोकस करवा देगा। अब ये फोकस ऐसे हो गई, ठीक है। अब ये इसके लिए क्या हो गया, इमेज हो गया, बट इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कैसा मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये कन्वर्ज नहीं करने वाला है, डाइवर्ज करने वाला है। अगर ऐसे आएंगे तो और ऐसे भेज देगा, तो ये कभी भी पैरेलल नहीं भेजने वाला है इनको ना। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं फोकस पर तो इमेज बनाना पड़ेगा। अरे मेरे दोनों ही रेज हो गए, ठीक है। फोकस पर तो हमें इमेज बनाना पड़ेगा, बट वो फोकस आगे वाला होगा। मैं तुम्हें को दिखाता हूँ कैसे ना। अगर कई बच्चों के क्या दिमाग में निकल जाती है वाली बातें ना, वो ऐसे याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम ये तो बोलते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं कॉन्वेक्स का जो असल फोकस है वो ये है, तो रेज ऐसे आ रही तो यहाँ से पास करती है। बट एक अगर ऑब्जेक्ट कोई एफ पे रखा हुआ है इस साइड वाले एफ के ऊपर, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है उसके लिए कि अगर हमारी रेज पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज करके यहाँ मिलती है वो, ठीक है। मतलब कन्वर्ज नहीं, सॉरी, डाइवर्ज करके यहाँ मिलती है। अगर पीछे लेकर भी जाएंगे तो कन्वर्जिंग की फील लेंगे, लेकिन हो रही है डाइवर्ज, ठीक है। बट अगर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ इस वाले फोकस पे रखा हो, ठीक है, ऐसे करके, तो फिर वो क्या करता है, डाइवर्ज करने की कोशिश करता है और इमेज कहाँ बनाता है, इन्फिनिटी। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ इस वाले फोकस पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी बनता है, और कॉनकेव वाले में जब यहाँ रखा हो इमेज, इमेज यहाँ कैसा होगा, वर्चुअल इमेज ही होने वाला है, तब आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी बनता है। आप अगर आपको थोड़ा सेंस है इसके बारे में कि कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है तो कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने ऑलरेडी इस पर डाइवर्जिंग रेज भेज दी ऐसे करके ना, ऐसे अगर आपने पहले इसको मिला दिया तो आपने डाइवर्जिंग रेज भेज दिए, तो इसको और डाइवर्ज करेगा, ये कहाँ से इसको इमेज जो है वो इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। तो अगर आपको इमेज इन्फिनिटी बनाना है तो इस पर जो रेज जाएं वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जिंग। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। तो वो रेज हमारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, ताकि ये इनको डाइवर्ज करने की कोशिश करे, और डाइवर्ज करने की कोशिश करे तो फिर ये इन्फिनिटी पे भेज देगा, ठीक है। तो अपन अगर देखें तो इसको से काट देते हैं यहाँ पे डॉटेड बनाने के लिए, ऐसे। तो ये ऐसे है ना। तो ये आपका ये जो है इसका इमेज इसके फोकस पर बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इमेज वापस इन्फिनिटी पे बना देगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों को मालूम है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी बनता है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन से फोकस पर, और वो आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस की सेंस से आप आसानी से निकाल सकते हो पता, ठीक है। अगर इस फोकस पर है तो थोड़ी होगा, अगर इस फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस तक पहुंचेगी तो ऑलरेडी डाइवर्जिंग है और डाइवर्ज कर देगा। आगे वाले फोकस पर होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। एनीवेज, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसने तो 20 पे भेज दिया, इसने बोला जाकर के 20 पे जाकर के इमेज बन जाए 20 पे, ठीक है। ये इसका इमेज आ गया, बट इसके वो इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकल लेंथ पे बननी चाहिए। इसका फोकल लेंथ कितना है, 5। तो इसके यहाँ पे कितने बननी चाहिए, 5 पे बननी चाहिए। तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 15 निकल के आ गया ना, क्योंकि तभी तो एग्जैक्टली इसके 5 बन पाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर तो बहुत आसान था मेरे ख्याल से, ठीक है। बस मैंने वो बात समझाने की कोशिश की है कि कौन से वाला फोकस आपको लेना होता है। अगर आप भूल जाओ तो भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो बच्चे याद ही कर सकते हैं, तो वैसी कोई समस्या आती नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो हमसे पूछा गया है कि उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। प्लैंक ने देखो क्या बोला है, साइंस कभी भी मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर सकती है नेचर के, क्योंकि वो पाएगी आखिर में कि वो भी नेचर का पार्ट ही है, ठीक है।
तो इसके रिगार्डिंग मुझे एक स्टोरी भी याद आती है ना। ऐसे एक बार एक साइंटिस्ट था, वो बोला था मैं पूरे यूनिवर्स को जानना चाहता हूँ ना। और एक योगी था, तो योगी ने जो है वो क्या बोला, योगी ने बोला, योगी बीच पे गया और एक छोटा सा गड्ढा उसने खोदा, है ना। छोटा सा गड्ढा बनाया ऐसे करके, और चम्मच चम्मच जो है वो उसके अंदर पानी डालने लग गया गड्ढे के अंदर, ठीक है। तो उसने फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अरे क्या ये बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा तू क्या कर रहा है, तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं समुद्र को जो है वो गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे पूरे समुद्र को। तो बोला तू बेवकूफ़ है क्या, समुद्र इतना बड़ा है, तो उस समुद्र को गड्ढे के अंदर कैसे डाल देगा, ठीक है। तो उसने बोला तू भी तो यही काम कर रहा है, तेरा जो माइंड है वो इतना छोटा सा है और यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो इस पूरे यूनिवर्स को तो अपने माइंड के अंदर कैसे डाल देगा भाई, जो यूनिवर्स है उसमें छोटा सा तेरा माइंड है, तो पूरा पूरा यूनिवर्स तेरे माइंड के अंदर कैसे आ जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला। यही वाली बात जो है वो प्लैंक ने भी बोली है, ठीक है। तो जो इंडिया में जो योगीज होते थे, उनकी जो बातें हैं, जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं, उनसे काफी हद तक मेल खाती हैं। जो सूडो साइंस है, जो 9वीं 10वीं की साइंस की जो है वो नोटबुक पढ़ लेते हैं 10वीं 11वीं की, और सोचते हैं कि वो उनको साइंस का नॉलेज हो गया, उनको जरूर लगेगी उनकी बातें अनसाइंटिफिक, लेकिन जो बहुत ही अच्छे लेवल के साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो चीजें ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, तो अपने योगी जैसे अपन बिग बैंग का भी बोलते हैं ना, अपन अपन बिग बैंग का बोलते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था उसके बाद यूनिवर्स बना था। तो अपने जो इंडियन योगीज होते हैं वो बोलते हैं बिग बैंग नहीं हुआ था, उन्होंने, वो बोलते हैं कि रोर हुआ था, शिवा ने रोर किया था, ठीक है। तो कहने मतलब वो एक कहानी के फॉर्म में वो चीजें उन्होंने बताई हैं, बजाय कि साइंटिफिक फैक्ट के फॉर्म में। तो रोर होता है सीरीज ऑफ बैंग, जब बैंग 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 चलते रहते हैं, तो सीरीज ऑफ बैंग होता है ना, तो उसको ऐसे बोलते हैं। वो अपने इंडिया में बोलते हैं कि अभी 84th जो है, 84th रोर जो है वो भी चल रहा है, टोटल 112 रोर होंगे ऐसा करके बोला जाता है। तो अभी साइंस अगर आगे डेवलप करती है तो धीरे धीरे वो शायद पाएगी आगे चल करके कि ये एक बिग बैंग नहीं था, ये एक बिग रोर था, और ये रोर चल ही रहा है अभी भी। और 84th रोर जो है वो हो रहा है, और टोटल 112 होंगे, उसके बाद क्या होगा राम जाने। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कोई हालांकि लेना देना नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेक रिलीजन है और जो फेक साइंस है उनकी आपस में क्लैश होता है, लेकिन जो रियल जो योगी हैं, है ना, और जो रियल जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में सहमत होते हैं बहुत हद तक, क्योंकि दोनों ही जानते हैं हम नहीं जानते हैं, है ना। यहाँ पर ही सहमति बन जाती है। द मोर यू नो दैट यू डोंट नो, है ना, ऐसे करके कुछ फ्रेज है अगर मैंने सही बोला है तो। एनीवेज, तो प्लैंक कांस्टेंट का यहाँ पर हमारा क्या डायमेंशन है ये अपने को देखना है बच्चों। तो प्लैंक कांस्टेंट का आपका जो डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से निकालो, क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो एच का यहाँ पर आ जाएगा ई लैम्डा बाय सी। तो ई का आपका होता है एनर्जी विच इज ml2t-2, लैम्डा का एक एल आ गया, सी का वैल्यू lt-1 आ गया, एल से कट गया एल, t-1 से कट गया t-1, तो ml2t-1 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी है, इसके अंदर तो कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, ml2t-1 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं अपना, इन यूरेनियम रेडिएक्टिव सीरीज इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इतना, फिर फाइनल इतना हो गया है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, और बोला है कि यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज टू लेड, है ना, और फिर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एलिमेंट पूछा, बीटा पार्टिकल एलिमेंट पूछा कितना होगा, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ भी नहीं है, अपना एक दो इक्वेशन बनते हैं इसके अंदर ना। 238, मैं ब्लैक में ले लेता हूँ, 238 हमारा ये हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पर हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो गया PB 82206 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या है, अल्फा निकले हैं पार्टिकल्स, है ना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पूछा, तो मैंने मान लिया लेट से एक्स निकले, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है, ठीक है। और हमारे बीटा पार्टिकल यानी कि -1 e⁻0 जो है हमारे वाई निकले, ठीक है। तो अपने को सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है यहाँ पर, है ना। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे, दैट विल बी 92 इज इक्वल टू 82 प्लस में 2x और माइनस में y इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब इज इक्वल टू 92। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर मैं मास नंबर को बैलेंस करूं, दैट विल बी 238 इज इक्वल टू 206 प्लस में 4x, और यहाँ पे y का वैल्यू तो कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 38 में से गए 6, दैट विल बी 32 इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू आ गया आपका 8, जैसे x का वैल्यू आपका 8 है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू आ गया 2 इंटू में 8 माइनस में 10, तो y का वैल्यू आपका आ गया 16 में से 10 गए 6,
तो आपके 8 और 6 जो है यहाँ पर दो हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो होपफुली हमने करेक्ट किया है इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये 13 जो है ये बोल रहा है कि केपलर का जो सेकंड लॉ है ना, कि जो रेडियस है वो हमारी सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इक्वल टाइम में। ये किस कंजर्वेशन या किसका कॉन्सिक्वेंस है, कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल इसके अंदर एप्लीकेबल हो रहा है? तो इसके अंदर हमारा एप्लीकेबल होता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको इसका डेरिवेशन याद हो हल्का सा भी, तो आप इसका बड़ी आसानी से प्रूव कर लोगे, है ना, अगर आपने क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया हो। ओह, मेरी बैटरी जाने वाली पेंसिल की। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सपोज करो प्लेनेट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, हमारा सन किसी एक फोकस पर होगा, प्लेनेट हमारा यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर ये हल्का सा मैंने मान लिया है प्लेनेट, ये मेरी लाइन मान ली मैंने, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऐसे, ये एरिया हो गया हमारा, ठीक है। तो डी टी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, डी टी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ मूव किया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? वी डी टी हो गया, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा है तो इसको अपन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, ठीक है। तो हमने इसने बोला कि डी टी टाइम में इसने ये डी ए एरिया जो है वो स्वीप किया, ठीक है। अगर मैं इस डी ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, दैट विल बी, अगर मैं इसका ये वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर आर और वी के बीच के एंगल को, ठीक है, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। दिस एंगल कैन बी रिटन एज थीटा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डायग्राम छोटा बना दिया, ठीक है। तो ये आर और वी के बीच का एंगल क्या मान लिया मैंने? थीटा मान लिया, ठीक है। अब ये डी का वैल्यू अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, दैट विल बी हाफ, जो बेस है दैट इज नथिंग बट आर, ठीक है। और ये हाइट जो है ये बनने वाली है वी डी टी का साइन 180 माइनस थीटा। तो दिस विल बी डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। तो आप डी टी को नीचे ले आओ तो ये बोलेगा डी ए बाई डी टी विच इज नथिंग बट कितना एरिया स्वीप कर रहा है, दैट इज हाफ आर वी साइन थीटा। इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, दैट विल बी एम वी आर साइन थीटा अपॉन में 2m, दैट इज नथिंग बट एल अपॉन में 2m, ठीक है। तो अब आप जानते हो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब क्योंकि हमारा जो प्लेनेट पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो प्लेनेट पे हमारा फोर्स लगने वाला है वो हमेशा सन की तरफ पॉइंट करेगा। तो सन के अबाउट उसका जो है वो कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो क्योंकि हमारा एल कंजर्व हो गया एंगुलर मोमेंटम के कारण, ठीक है, ये टॉर्क ना आने के कारण, ठीक है, और मास हमारा ऑलरेडी कंजर्व है, तो डी ए बाई डी टी भी हमारा क्या हो जाता है? कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ी है कि एल जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है सन के अबाउट प्लेनेट का, उसका हमें जरूरत पड़ा है। तो ये हमारा आंसर जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि वेरिएशन, ठीक है, ऑफ अ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल जो है वो गिवन दे रखा है, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि ये ओ पॉइंट पे जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो पॉइंट पी पे किस स्टेट में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर ये लिक्विड में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गैस के अंदर आ गया होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड में था तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन हो रहा है, फिर लिक्विड में है टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देने पे, फिर लिक्विड से गैस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। तो पी पॉइंट पर ये क्या होगा? ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो कुछ पार्ट सॉलिड से लिक्विड बन चुका होगा, कुछ बनने वाला होगा, तो पार्शली सॉलिड पार्शली लिक्विड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के रिगार्डिंग हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देते हैं। पहला सवाल देखो क्या है हमारा। एक सोर्स है, साउंड फ्रीक्वेंसी कितने का? 256 का, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 256। और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द वॉल, और एक ऑब्जर्वर जो है वो इनके बीच में है, वॉल और इसके बीच में। तो ऑब्जर्वर जो है वो व्हेन द ऑब्जर्वर इज बिटवीन द सोर्स एंड द वॉल ही विल हियर बीट्स, ये बीट को हियर करेगा। ये हमसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो अपने को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अपने को दोनों फ्रीक्वेंसी जो है इसकी ऑब्जर्व निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से जब ये आएगा तो कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा डायरेक्ट कार से? 256 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और आपका यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर। तो ये तो जीरो हो गया, और आपका सोर्स जो है वो डिस्टेंस कम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अपन उसका वैल्यू माइनस का v लगा सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी डायरेक्ट कार से, ठीक है। अब यही वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये वॉल भी जो है वो ऑब्जर्व करेगी, ठीक है।
क्योंकि वॉल और ऑब्जर्वर में तो कोई फर्क नहीं है ना, दोनों ही स्टेशनरी है। तो ये वॉल बाद में इतना ही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी, जो जो वॉल जितना ऑब्जर्व करती है उतना ही एमिट करती है, ठीक है। तो ये इसने इसको मैं F0 बोल देता हूँ, ठीक है, या F1 बोल देता हूँ। तो F1 बंदे को सुनाई दे रही है यहाँ से, और वॉल ने भी F1 ही सुनी और F1 ही एमिट की। अब क्योंकि वॉल भी रेस्ट में और बंदा भी रेस्ट में है, तो अगर वॉल ने F1 एमिट की तो वॉल यहाँ, तो ये बंदा वॉल से टकराने के बाद भी F1 ही सुनेगा, और दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाएंगी तो कोई भी बीट हमें सुनाई नहीं देगी। तो दिस इज अ फॉल्स, ठीक है। होपफुली सबको मालूम पड़ गया होगा कि इस बंदे ने F1 सुनी, तो इस दीवार ने भी F1 सुनी, क्योंकि दीवार का भी वेलोसिटी नहीं है, बंदे का भी वेलोसिटी नहीं है, और दीवार जो सुनती है उसी को एमिट कर देती है, तो F1 को एमिट कर दिया, और बंदा आगे रेस्ट में, दीवार भी रेस्ट में। तो अगर दोनों रेस्ट में है तो डॉपलर इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो F1 एमिट की तो F1 ही सुनी देगी, ठीक है। दोनों से इसको F1 सुनाई देगी, तो देयर विल बी नो बीट, क्योंकि बीट के लिए अपने को फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस चाहिए, दो फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, तभी हमें बीट सुनाई देती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 15 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। दो आइडेंटिकल ट्रेन है, मूव कर रही हैं इक्वेटर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी रेल के ऊपर, ठीक है। तो हम जानते हैं अर्थ का भी एक रोटेशन का सेंस होता है, ठीक है। अगर अपने को मालूम भी नहीं रोटेशन का सेंस क्या होता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ब्लैक वाली ट्रेन को ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली ट्रेन को, तो उसका वेलोसिटी अर्थ के साथ ही है, जैसा अर्थ का वेलोसिटी वैसे ही उसका वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के एक्सिस पे जाकर के देखोगे, ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ पे काम करते हैं तो अर्थ का एक्सिस जो है वो इनर्शियल फ्रेम बनता है, ठीक है। अगर हम जो है वो छोटे मोटे रीजन में काम कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर हमारा सरफेस को अपना इनिशियल फ्रेम ले लेते हैं। लेकिन अगर हम पूरी अर्थ के ऊपर काम करते हैं, अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करते हैं, ये बोलना चाहिए ज्यादा बेहतर है। अगर अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो सरफेस अपना इनिशियल फ्रेम बनता है, बट अर्थ के रोटेशन को अगर कंसीडर करना होता है तो हमारा एक्सिस जो है वो इनिशियल फ्रेम बनता है। तो हम एक्सिस पर जाकर के देखेंगे तो इस जो ये वाली जो ट्रेन है इसका वेलोसिटी अर्थ वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन माइनस, है ना। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ जो है वो mg है, तो हम बोलेंगे mg माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। तो n का वैल्यू कितना होगा, mg माइनस में एम वी स्केयर बाई आर। जितना अधिक वेलोसिटी होगा उतना ही नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक वाली जो आपकी ट्रेन है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो वहां पर जो है वो नॉर्मल एक्शन कम हो जाएगा, और येलो वाली पे थोड़ा सा वेलोसिटी जाएगा, क्योंकि अर्थ का ऐसा है और इसका ऐसा है, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी इसका रिड्यूस हो गया है ना, दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसकी ज्यादा होगा, बट हमें बताना नहीं कौन सा ज्यादा होगा, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि क्या सेम फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सेम फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, तो दिस विल बी फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में हमें दे रखा है कि एक करंट वोल्टेज का हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। एक ही मटेरियल है बट टेम्परेचर अलग अलग है फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, बस टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। तो टेम्परेचर अलग होने से जाहिर सी बात है रेजिस्टिविटी हमारी चेंज होती है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में इनिशियली जो है वो मटेरियल सेम है ना। तो अब हम जानते हैं कि स्लोप जो है इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा आई, ठीक है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, यानी कि 1/r को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर स्लोप ज्यादा तो हमारा r जो है वो कम है, ठीक है। इसका मतलब जो r1 है, क्योंकि t1 जो है वो ज्यादा है, t1 का स्लोप, ठीक है, यानी कि r1 हमारा जो है वो कम है और r2 हमारा जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर R2 ज्यादा है तो हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ सॉलिड कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर T2 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 17th का हमारा जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा फिर, ठीक है। ये बात को समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जितना ज्यादा सॉलिड कंडक्टर में टेम्परेचर होता है उतना ही अधिक जो है वो रेजिस्टेंस होता है। और हम जानते हैं यहाँ पे हमने देख लिया है कि स्लोप और रेजिस्टेंस में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है अगर वाई एक्सिस पे अपन करंट बनाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है और डेंसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। और हमें इसको एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। एक केस में दे रखा है एक्सिस ए से पास कर रही है, और सेकंड केस में हमें दे रखा है एक्सिस बी से पास कर रही है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपने फोर्स जो है वो पॉइंट सी के ऊपर लगाया है, जो कि मिड पॉइंट पर है, ठीक है। अपन फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि मिड पॉइंट पर हो गया टेक्निकली, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट पर है तो इसने पूछा है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दोनों केस में वो सेम होगा, ये अपने को चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के हिसाब से, ठीक है।
तो हम बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से दोनों से बराबर है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये x है तो दिस विल आल्सो बी x। ठीक है, इसका मतलब ए पॉइंट के अबाउट या बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो सेम जनरेट होने वाला है। ठीक है, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट बी। ठीक है, अब हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो अगर अल्फा को सेम होना है तो आई भी सेम होना चाहिए अबाउट ए एंड अबाउट बी। ठीक है, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो आई सेम नहीं होगा ना, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे जो ए से पास कर रही है, तो मास जो है वो काफी दूर है। ठीक है, तो आई ए जो है दैट विल बी लार्जर। ठीक है, और आई बी के जो मास कंपेरेटिवली बहुत पास पास रखा हुआ है। ठीक है, तो आई ए का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा आई बी से, और हम जानते हैं अल्फा हमारा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा अल्फा बी का वैल्यू जो है दैट विल बी ग्रेटर देन द अल्फा एट ए। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, वो तो अपन एनालाइज आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है दो कर्व हैं आपके ए और बी इस फिगर के अंदर, एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आइसोथर्मल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बल्क मॉडुलस होता है एडियाबैटिक का दैट इज गामा पी। ठीक है, या स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप हमारा जो है एडियाबैटिक का दैट इज डीपी बाई डीवी का वैल्यू वो हमारा आता है गामा पी बाई वी एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, ये हमारा एडियाबैटिक का है। ठीक है, और हमारा आइसोथर्मल का स्लोप कितना आता है दैट इज डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू पी। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे गामा पी बाई वी लिखना था, सॉरी माफ करना, गामा पी बाई पी लिख दिया, गामा पी बाई वी, और यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ पी आएगा। ठीक है, तो ये पी बाई वी आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है उसमें गामा मल्टीप्लाइड होता है आइसोथर्मल के मुकाबले, और गामा हम जानते हैं ग्रेटर देन वन होता है, तो हम जानते हैं स्लोप जो होता है हमारा एडियाबैटिक कर्व का दैट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व हमारा। ठीक है, तो इसमें स्लोप ज्यादा किसका है बी का ज्यादा है, तो वो हमारा क्या हो गया एडियाबैटिक हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो आइसोथर्मल हमारा कौन होगा ए। तो इसको अपन बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर फिसलोगे तो किस पे ज्यादा वेलोसिटी आपकी रहेगी, या वेलोसिटी ना बोले किस पे ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो जितना फ्लैट होगा उतना ही बच्चों को कम मजा आता है, जितना ही ज्यादा जो है उसमें स्लोप आता रहेगा उतना ही आपके लिए जो है वो एंटरटेनिंग बोल सकते हो, एक टाइम के बाद तो डरावना भी बोल सकते हो अगर कुछ इस तरह का स्लोप बन जाता है तो। ठीक है, तो जो आपका आइसटर्न होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, एडियाबैटिक थोड़ा सा ऐसे एंगल उसका ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर सबको। तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा यही आइसोथर्मल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है, दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है और दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो है, थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं, दोनों जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो पास करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि उन जो सर्कल जो डिस्क्राइब करेंगे उसका रेडियस सेम होगा कि नहीं होगा, तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रेडियस होता है वो होता है एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब एम वी मोमेंटम, इसको हम चाहें तो टू एम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दोनों के लिए बी सेम है तो बी सेम हो गया, दोनों क्योंकि चार्ज सेम है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, मैग्नीट्यूड में सेम है तो सेम हो गया। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है तो वो सेम हो गई। तो मास दोनों के अलग अलग है तो रेडियस भी दोनों के क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर अपन बोलेंगे कि दोनों जो है वो अलग अलग रेडियस में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव हैं, तो उनका आंसर अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, बड़े बड़े क्वेश्चन अब है हमारे आखिरी के 8, तो एक एक करके अपन देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्या क्या कहानी घटेगी ना। पहले सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि एक स्पेस है जिसको ये एडी लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, एक रीजन मैग्नेटिक फील्ड से फ्री है और एक में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में दे रखी है। ठीक है, इसका लूप का रेडियस हमें आर दे दिया है। ठीक है, और अब इस लूप को हम एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाते हैं। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अपन इसको ओमेगा से घुमाते हैं। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है लूप का वो हमें दे रखा है आर, कैपिटल आर। तो हमसे पूछा है पहले कि इंड्यूस करंट का जो है वो एक्सप्रेशन निकालो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये लूप हमारा यहाँ पे थीटा डिग्री पे एंट्री मार चुका है ऐसे करके, तो जैसे ही हमारा ये लूप थीटा डिग्री पे एंट्री मारेगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये फिर नहीं रहा लूप अब ना। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा थीटा एंगल यहाँ पर हमारा, ठीक है,
थीटा का वैल्यू अपन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलो वो वहां के लिख दूंगा। तो थीटा का वैल्यू हमारा जैसे ही यहाँ पर हम अ, जैसे ही जो है हमारा इस रीजन के अंदर आएगा फील्ड, तो इतने वाले पार्ट में हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं फ्लक्स का वैल्यू लिखूंगा, कितना आएगा फ्लक्स का वैल्यू, दैट विल बी एन बी। ए टर्न वन तो है नहीं, तो बी इंटू में ए, तो बी का वैल्यू तो बी है, और एरिया का वैल्यू कितना हो गया, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर टोटल होता है अपॉन में 2 पाई यूनिट एंगल में हो गया, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे, इतना हमारा फ्लक्स हो गया। हम जानते हैं ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे हमारा आर स्केयर तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, आर की जगह मुझे स्मॉल आर यूज करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर उसने हमें रेजिस्टेंस के लिए दे रखा है, ठीक है। तो वी यूज हेयर स्मॉल आर स्केयर, ठीक है, इनटू में थीटा। चलो, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जो है इस आर स्केयर को मैंने बाहर निकाल दिया, बी को भी बाहर निकाल लिया, टू को भी बाहर निकाल लिया, एंड दिस विल बिकम डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो इसको अपन कितना बोल पाएंगे, ईएमएफ वैल्यू कितना आ गया, बी आर स्केयर, और डी थीटा बाई टी कितना है, ओमेगा बाय टू, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया, बी ओमेगा आर स्केयर बाई टू निकल करके आ गया, ठीक है। और हमें यहाँ पर बताना है करंट, तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, ईएमएफ बी ओमेगा आर स्केयर बाई टू, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर चलते हैं। Show the direction of the current when the loop is entering into the region E2। अब देखो क्या होगा, जैसे ही एंट्री मारा है फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्रॉस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमें एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाला करंट निकालना पड़ेगा। तो अगर उल्टा हमें हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डॉट चाहिए, तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस करंट एंड टाइम ऑफ रोटेशन फॉर टू पीरियड्स ऑफ टाइम। तो अपने ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ईएमएफ का वैल्यू हम बोले या करंट का वैल्यू बोले, क्या कांस्टेंट है, क्या बी बदल रहा है, नहीं, ओमेगा बदल रहा है, नहीं, रेडियस बदल रही है, नहीं, रेडियस बदल रहा है, नहीं, तो कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो हमारा करंट ऐसे कांस्टेंट बना रहेगा, है ना, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये पाई घूम जाएगा ना, मतलब ये टी बाई टू में जाएगा, तो फिर क्या होगा, अभी तो फ्लक्स बढ़ रहा था, है ना, और जैसे ये पाई घूम जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये पाई आधे टाइम पीरियड के बाद ये बाहर जाएगा, तो फ्लक्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स इंक्रीज की बजाय डिक्रीज करने लग जाएगा। तो डिक्रीज करने लग जाएगा तो फिर हमारा जो करंट है वो ऐसा आएगा कि फ्लक्स को बढ़ाया जाए, और फ्लक्स को बढ़ाया जाने की क्रॉस डायरेक्शन में बी पैदा की जाए, यानी कि ऐसा, ठीक है। तो जब एंट्री मार रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए करंट ऐसा आ रहा है, ठीक है। और जब वो बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, और उसको इंक्रीज करने के लिए करंट ऐसा आ रहा है। तो मतलब हर टी बाई टू टाइम के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि ओमेगा सेम है। तो टी बाई टू टाइम का ऐसे आ जाएगा ग्राफ, फिर दोबारा ऐसे आ जाएगा, फिर दोबारा ऐसे आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। हमने पॉजिटिव से शुरू किया, चाहे तो अपन नेगेटिव से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपन मानेंगे, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव बोला, यानी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या माना है, पॉजिटिव माना है। इन्होंने कहीं मेंशन थोड़ी किया है किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, अगर वो मेंशन कर दे तो उसी को पॉजिटिव मानना होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, लेकिन सॉल्यूशन में जहां तक मेरा ख्याल है ये आंसर इस तरह से दे रखा है, वो एक ही बात है, ठीक है। उन्होंने इनिशियल वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, ठीक है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी बाई टू पे हमारा जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, फिर अपना डायरेक्शन स्विच करेगा, फिर दोबारा कांस्टेंट, फिर डायरेक्शन स्विच, तो डायरेक्शन स्विच होती रहेगी, वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, अ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज हाइड्रोजन लाइक विद एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। तो बताना है कि फर्स्ट से थर्ड बोर ऑर्बिट में जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें किस वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी जो ऐसा कर पाए, ठीक है। तो हम जो फोटोन मारेंगे उसका वेवलेंथ जो है वो क्या हो, ताकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट से थर्ड में एक्साइट कर सके, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर करता हूं मैं। अगर आपको फर्स्ट से थर्ड में एक्साइट करना है तो आपको उसको एनर्जी जो देना पड़ेगा, दैट विल बी 13.6। यहाँ पे हमारा होता है जेड स्केयर, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक है। 13.6 जेड स्केयर 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर, ठीक है। ये आपका दो जो N1 और N2 शेल हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, जिसको जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए। तो Z का वैल्यू यहाँ पर हमारा लिथियम के लिए कितना हो गया, 3 का स्केयर 9 हो गया, ठीक है। दैट विल बी 1 से लेकर कहाँ लेके जाना है उसको, फर्स्ट से थर्ड, तो 1 माइनस 1/9, तो दिस विल बी
13.6 इंटू में 9 इंटू में 8/9, ये तो एनर्जी आ गई जो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, दैट कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो हम यहाँ से 9 से 9 काटेंगे, दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा 12420, 12400 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 12420 होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 12400 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अगर 12420 लोगे तो ही आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो लैम्डा किसके अंदर आ गया, एंगस्ट्रॉम के अंदर आ गया। ये एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो लैम्डा यहाँ पर हमारा एंगस्ट्रॉम में कितना बनेगा, 12420 अपॉन में 13.6, ठीक है। तो ये हमारा कितना आंसर बन रहा है, अपन चेक कर सकते हैं। 22 में का हमारा आंसर आ रहा है 114.15, ठीक है। तो ये आंसर मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 13 है, और ऊपर जो है ये 13.6 है ना। और ऊपर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या ठीक आ रहा है हमारा ना। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेता हूँ एक बार। वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 12420 को अगर अपन 13.6 से डिवाइड करते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 12420, 12420 डिवाइडेड बाय, अच्छा 8 भी था, सॉरी माफ करना, 13.6, यहाँ पर हमारा 8 मिस हो गया एक, ठीक है, 8। तो यहाँ पर ये इंटू में 8 भी है, ठीक है। तो 13.6 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारा आ रहा है 1141.15, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब आगे आता है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अबाव एक्साइटेड सिस्टम, ठीक है। अब आपके जो है, ये आपको ख्याल रखना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले हैं, जब ये एमिशन स्पेक्ट्रम, अगर मैंने इसको ऊपर भेज दिया इलेक्ट्रॉन को ना, तो मैंने थर्ड में भेज दिया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया थर्ड में, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये थर्ड से कितने लाइंस जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन माइनस वन अपॉन में टू, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला किसके लिए होता है, सैंपल ऑफ एटम्स के लिए होता है। देखो अगर एक ही एटम रहेगा, ये सैंपल ऑफ एटम्स के लिए, अगर एक ही एटम रहेगा तब तो हमेशा मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन होगा। सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया तो फिर यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन एक सैंपल ऑफ एटम्स है, उसमें होता है कि एक सैंपल में, एक एटम में यहाँ से यहाँ आए, फिर एक में यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो उसमें सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है हमेशा, जो n इंटू एन माइनस वन बाई टू वाला फॉर्मूला है वो सैंपल ऑफ एटम्स के लिए, यानी कि बहुत सारे। यहाँ पे किसी ने आपने बोला है कि सिस्टम दे रखा है, तो है ना, तो ये आप इसको थोड़ा सा, अक्सर जो पूछता है वो इसी तरह से पूछता है, लेकिन किसी दिन अगर ऑप्शन इस तरह से डिजाइन किया हो कि उस बात में डिफरेंशिएशन पैदा हो रहा हो, किस वाली बात में, कि सैंपल ऑफ एटम्स के लिए, है ना, ऑप्शन वो चीख चीख करके खुद ही बोलेगा कि सैंपल ऑफ एटम नहीं है, सिर्फ सिंगल एटम है, तो वहां पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला हमारा सैंपल ऑफ एटम्स के लिए 3 इंटू में 3 माइनस वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो आएंगी एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमें सवाल दे रखा है कि ये दो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखे हैं, बीच वाला जो गैप है उसको बोल दिया है कि 120 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो है मूव करता है इन दोनों गैप के बीच में ब्लॉक, ठीक है। K1 का वैल्यू गिवन है, K2 का वैल्यू गिवन है, ये वाला मास भी दोनों का गिवन है, और दोनों मास मास तो एक ही है, तो दो बोलने की जरूरत ही नहीं। तो पूछा है इसके जो, इसका जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। जाहिर सी बात है ये एसएचएम तो होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अ, बीच में जो है वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन हो गया है। अगर ये ऑसिलेशन हो गया है तो अपने को इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। देखो, तो जैसे ही वो ब्लॉक इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया ना। जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा क्या हो गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये आगे जाएगा ब्लॉक, फिर वापिस आएगा, ठीक है। ये जाहिर सी बात है मीन पोजीशन होगी। तो T/2 इसका इस्तेमाल होगा, T/2 इस्तेमाल इसका इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे आने जाने में जो भी टाइम लगेगा, है ना, उसको भी मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टोटल मेरा जो टाइम पीरियड बनने वाला है वो बनने वाला है इस सिस्टम का T/2 प्लस उस सिस्टम का, इसको T1/2 लिख दिया या Ta/2 लिख दिया, उस सिस्टम का TB/2 प्लस में जो भी यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा उसका ट्वाइस। तो ये हमारा आने वाला है, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। तो हम T/2 करेंगे, दैट विल बी पाई/√m/k, ठीक है। m, यहाँ पे m का वैल्यू कितना गिवन है हमें, m का वैल्यू देखो कितना गिवन है, 200 ग्राम, ठीक है। तो m हो गया 1/5। K1 कितना है 1.8,
1.8, ठीक है। प्लस में TB विच विल बी नथिंग बट पाई m2 1/5 और k का वैल्यू है यहाँ पर 3.2 प्लस में 2 इंटू में t यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ 60 सेंटीमीटर है और स्पीड 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ये वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, ठीक है 1। तो यहाँ से कितना आएगा पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 9 प्लस में पाई अपॉन में 1/16 प्लस में 1 तो ये आ जाएगा पाई/3 प्लस पाई/4 प्लस 1, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो 12 7 पाई है ना प्लस में 1 और पाई को लिख दो 7 इंटू में 22/7 अपॉन में 12 प्लस 1। तो ये आपका बन गया 11/6 प्लस 1 यानी कि 17/6, ठीक है। 17/6 कितना हो जाएगा करीब करीब, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो 2 पॉइंट और ये कितना आ जाएगा 50 तो 2.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चेक कर 23 का 23 का कितना है 2.8 है ना, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में दो फिक्स चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू गिवन है और यहाँ पर हमें एक माइनस क्यू चार्ज को रिलीज नहीं करते, मतलब कहीं पर रिलीज किया होगा लेकिन जिस पोजीशन पर अपने को बता रखा है उस समय पर इसका डिस्टेंस ओ से कितना है 4 है, उसका एनर्जी कितना है 4 जूल है। इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा जाकर के यहाँ पर कहीं रुकेगा, जहां पर ये रुकेगा उस डिस्टेंस की हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा है और तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तो अपन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे। तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू 0 या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दूसरी पोजीशन पर और पोटेंशियल एनर्जी दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। तो अपन ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है मुझे दे रखा है 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर और यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। तो ये ट्रायंगल बन जाएगी बढ़िया सी, जिसमें ये वाला कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों का इंटरेक्शन का एनर्जी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है सिर्फ मैं वही लिखने जा रहा हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा इसका इन दोनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर के क्यू स्केयर नेगेटिव और ये हो गया 5 है ना, K Q1 Q2/R है ना, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। सेम कहानी इसके साथ भी होगी दूसरे वाले के साथ भी, तो इनटू में मैंने लगा दिया ट्वाइस। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे 4 जूल। जब यहाँ पे जाकर के रुकेगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का के क्यू स्केयर, मैंने मान लिया लेट से मैं पहले आर निकाल रहा हूँ, जैसे आर आएगा तो डी तो आसानी से निकाल दूंगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस तो मैं निकाल ही दूंगा फिर, ठीक है। तो -KQ/R इंटू में ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू पुट किया 9 इंटू में 10⁻9, क्यू का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर कितना 5 5 25 इंटू में 10⁻−10 इंटू में 2, ठीक है, बाय 5। तो ये इसका वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। तो ये कितना आ गया प्लस में 4, इधर भी मैं वही पुट कर दूंगा के क्यू स्केयर 2 का वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव के साथ। तो कितना आया ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे 25 दूनी 50, ठीक है। तो एक जीरो कंज्यूम हो जाएगी 10⁻−9 से 10⁻−9 जाएगा और ये सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। और ये 5 से अपन चलो, तो ये 5 इंटू में 9 कितना हो गया 45, यहाँ पे भी कितना होगा 45 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 45 है ना, बट नीचे यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 45/5 दैट इज नथिंग बट 9 प्लस में 4 इज इक्वल टू -45/R, ठीक है। इधर आएगा 45/R और ये -9 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो आर का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना निकल करके आ गया 9 निकल करके आ गए, ठीक है। अगर आर का वैल्यू 9 है तो डी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, आर स्केयर इज नथिंग बट डी स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो ये हो गया 9 का स्केयर इज नथिंग बट डी स्केयर प्लस 9। तो डी स्केयर का वैल्यू आ गया 9 स्केयर -9 यानी कि 81 में से 9 गए 72।
तो डी का वैल्यू आ गया आपका √72। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो 8 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक बॉल है मास 100 ग्राम की, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका कितने से, 49 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। हमें यहाँ पे देख करके मालूम पड़ रहा है कि हमें जी का वैल्यू 9.8 लेना है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। सेम टाइम पर दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया, हाइट कितना दे दिया, 98 मीटर से। ये दोनों जाएंगी, जाकर के आपस में टकराएंगी ऐसा बोला गया है, और कुछ समय के बाद दोनों बॉल जो हैं वो स्टिक करेंगे और फाइनली ग्राउंड पर गिर जाएंगे। तो पूछा फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस, ठीक है। तो जब फाइनली ग्राउंड पर गिरेंगे और जब इन्होंने शुरू किया था, तो इन दोनों के बीच का टाइम अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर चाहें तो अपन थोड़ा सेंटर ऑफ मास वाला फंडा भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बॉल हमारी नीचे पहुंचेंगे ऐसे करके, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अपन सिर्फ काम किस पे करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे करते हैं। पहले निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी दे रखी है दोनों बॉल्स के बीच में, 98 मीटर दे रखी है। तो सेंटर मास, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बोल, दोनों का मास सेम है, तो सेंटर मास बीच में होगा, कितने में होगा, 49 मीटर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर मास का वेलोसिटी कितना होगा, देखो जरा, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल सेंटर मास का पोजीशन है, इनिशियल सेंटर मास का वेलोसिटी कितना होगा, VCM। एक को तो मैंने रिलीज किया है और एक को मैंने फेंका है ऊपर 49 की स्पीड से, अपॉन में 2m, तो कितना हो जाएगा 49/2। तो इसका स्पीड कितना आ गया, 49/2 आ गया, ठीक है। अब सेंटर मास देखो, जब ये आपस में टकराएंगे तो जो फोर्सेस पैदा होंगे वो इंटरनल फोर्सेस पैदा होंगे, सेंटर मास को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर मास विल बिहेव कि उनका कोलिजन हुआ ही नहीं है, सेंटर मास बिल्कुल वैसे का वैसे बिहेव करता रहेगा, ठीक है। जब अपन बॉम्ब में भी करते हैं ना, जब बॉम्ब को अपन फेंकते हैं ऐसे करके और बीच में एक्सप्लोड होता है, तो अपन बोलते हैं बॉम्ब का सेंटर मास का ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉम्ब फूटा है। तो यहाँ पर भी अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी जो है वो सेम रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आएंगे जब वो दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन ये बन गया कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है 49/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 49 मीटर की हाइट से, तो कितनी देर में वो ग्राउंड पे लौट के आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का अपन क्या आंसर निकालेंगे, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर। तो S का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 49, U का वैल्यू कितना हो गया 49/2 इंटू में T, माइनस में हाफ 9.8, जिसको मैं 98/10 लिख देता हूँ, टी स्केयर। मैंने पूरे को 49 से 49 काट दिया, 2 से 2 भी कट गया, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 10, 5t, तो यहाँ पर आ गया माइनस का टी स्केयर। तो टी स्केयर माइनस 5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +-5, 25, और यहाँ पर आ गया 40/2। दैट इज 5 प्लस, माइनस तो लेंगे नहीं, टाइम नेगेटिव हो जाएगा, 40 और 25 65, करीब करीब इसको अपन 8 मान सकते हैं, /2। दैट इज 8 और 5 13, यानी कि 6.5 के आसपास करीब करीब हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। 6.5 अपन चेक कर लेते हैं, 25 में का आंसर 6.5 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो 6.53, क्योंकि हमने हल्का सा √65 को √64 माना है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा इजीली निकल करके आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दो ग्लास बल्ब हैं जिनका वॉल्यूम जो है वो सेम है ना, ऐसे पर बना लेते हैं, और इनको जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया है एक गैस के साथ, और इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अपने को दे रखा है, ठीक है। प्रेशर हमें दे रखा है एटमोस्फेरिक, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और एक बल्ब को हम फिर क्या करते हैं, आइस के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो एक बल्ब को मैंने आइस के अंदर रख दिया, यहाँ पर आइस, और एक को मैं फिर 62 पर मेंटेन कर देता हूँ, 62 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता हूँ। इनिशियली दोनों के कितने थे, 0 0 थे, ठीक है। तो इनिशियली अपन ऊपर लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है बच्चों कि नया वैल्यू क्या होगा प्रेशर का, ठीक है। तो अपन ऐसे केस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर देते हैं। देखो अपने तो आपको पहले पहचानना है कि क्वेश्चन जो है वो केटीजी से आ रहा है या थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें थर्मल कहीं भी नहीं है, बाहर से एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो सिस्टम आइसोलेटेड तो है नहीं, तो एडियाबैटिक तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अपन टेम्परेचर भी चेंज हो चुका है इनका, ठीक है। तो एनर्जी का जहां भी एनर्जी की बात होती है, वहां पर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट से होता है। और जहां पर आइडियल गैस इक्वेशन की इन सब की बातें होती है, तो वहां पर वो हमारा केटीजी से होता है। तो टेक्निकली मेरा क्वेश्चन केटीजी कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैं नंबर ऑफ मोल्स को सेम करने वाला हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो N1 + N2 = N फाइनल।
तो इनिशियली हमारा कितना था बच्चों, एन इनिशियल का वैल्यू वो हमारा था पी इनिशियल विच इज नथिंग बट पी एटमॉस्फेरिक को मैंने पी नॉट बोल दिया, वॉल्यूम वी नॉट बोल दिया, आर टी नॉट का वैल्यू कितना है 273, ठीक है। और दूसरे वाले केस में बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होगा तो इनटू में हम ट्वाइस भी कर सकते हैं, ठीक है, इनटू में 2 कर देते हैं। एन फाइनल कितना होगा, प्रेशर हमें निकालना है, उसको मैंने P1 बोल दिया। V का वैल्यू कितना होगा, V नोट, ठीक है, एक इसके लिए काम कर रहा हूँ। और R टेम्परेचर कितना है 0 यानी कि 273। इसके लिए काम करेंगे, प्रेशर दोनों में सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा तो गैस मूव करती रही, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। V नोट अपॉन में R N2 में 273 प्लस 62। तो यहाँ से हम देखेंगे वी नोट कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 P नोट और R से R भी कट गया, ठीक है। अपॉन में 273 इज इक्वल टू एलसीएम अगर हम लेंगे तो 273 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 273 62 कितना होता है 273 प्लस 62 5 7 6 13 3 1 कैरी 335 तो हो जाएगा 335 है ना प्लस में 273 इनटू में P1, ठीक है। तो P1 का वैल्यू यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा 273 काट दिया है ना, इनटू में 335 और P नोट को अपन लिख पाएंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी डिवाइड बाई अपन लिख पाएंगे इन दोनों का एडिशन कितना 335 और 273, तो 8 6 3 10 6 608, ठीक है 608। तो यहाँ से आप P1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसका आंसर आपका ठीक निकल करके आएगा, सिर्फ आपको इसको सोल्व भी करना है, ठीक है। करीब करीब हम देखें तो 335 इंटू में करीब करीब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा अपना जो है वैल्यू अपन निकाल पा रहे हैं, 2 से थोड़ा कम होगा ना, हाँ कुछ 1.88 के होगा, तो ये हल्का 76 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैंने ठीक गेस किया है तो, नहीं तो निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 26 का 83.7, थोड़ा ज़्यादा आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें कि एक हमने एक स्ट्रिंग ले ली है जो इस एंड से हमारी क्या है फिक्स है, ठीक है, रिजिड वॉल से, और एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है, ठीक है, जो कि यहाँ से 2 मीटर है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। इस मास का वैल्यू 2 kg है और ये यहाँ से 1 मीटर, तो बेसिकली ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, इसका मास 2 kg, इसका मास हाफ kg। तो बोला गया है अगर इसको पकड़ के रखा हो पहले और बाद में एकदम से छोड़ दो इसको तो ये मास कितनी स्पीड से इसको यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जब तक ये मास इसको हिट नहीं करेगा हमारी एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं होने वाली है, ठीक है। ये टेंशन का वर्डन तो जीरो रहेगा और इसका ओवरऑल वर्डन जीरो रहेगा, जितना एनर्जी एक से लेगा उतना ही दूसरे को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, और तो कुछ है ही नहीं ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यूज करने वाले हैं। सर कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इनिशियल स्टेट ये हो गया, अगर अपन फाइनल स्टेट बनाए इसका तो अपन बनाएंगे कुछ ऐसे फाइनल स्टेट, ठीक है। फाइनल स्टेट में क्या होगा आपका, ये दीवार है आपकी और ये आपका ब्लॉक जो है यहाँ पे आ चुका है ऐसे करके कैपिटल है, और ये आप जानते हो कि ये रस्सी की लंबाई 1 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 1 मीटर होगी, ठीक है। और ये आपका इस तरह से होगा, पुली आपका वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका 1 है और ये आपका डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √5 हमारा ये आ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे आगे, √5 हमारा आ चुका है ये वाली वैल्यू, और ये वाला ब्लॉक हमारा कुछ ना कुछ ऊपर गया होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैं निकालूंगा कितना ऊपर गया है। अब देखो पहले अपन निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही काम अपने को करने हैं। चलो पहले काइनेटिक निकालता हूँ। इस मास का भी दोस्ती मैंने वी मान ली, जो मेरे को निकालना है हाफ कैपिटल एम इंटू में वी स्केयर प्लस में हाफ, इस मास का वैल्यू मैंने बोल दिया स्मॉल वी और इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया स्मॉल वी स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज तो अपन यू इनिशियल को पहले लिख देंगे, ठीक है। यू इनिशियल, तो यू इनिशियल हमारा कितना था, ये सीधा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो चेंज हमारा कितना हो जाएगा, माइनस मैंने आगे लगा दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस मैंने लगा दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या होगा, पहले यहाँ था फिर बाद में 1 मीटर नीचे चला गया, तो इसकी पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी कितना -mgh, एच का वैल्यू कितना 1, और ये हमारा ब्लॉक ऊपर गया, इसमें हमारी क्या होगी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना। ये हमारा देखो पहले हमारा ये जो लेंथ है ये था हमारा 1 मीटर, बट अब ये लेंथ कितना हो गया 5 मीटर हो गया, तो ये कितना ऊपर गया होगा √5 - 1, है ना, ये सारे देख पा रहे हो।
ये 1 है, बाद में ये √5 हो गया, तो एक्स्ट्रा रस्सी कहाँ से आई, ये यहाँ से ऊपर गया होगा। कितना ऊपर गया, अब लेंथ √5 है, पहले 1 थी, तो √5 माइनस 1, तो हो गया प्लस का स्मॉल m g √5 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन निकालता हूँ। अपन जो है वो कांस्टेंट से रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी ऐसा होगा, तो रस्सी की अगर लंबाई सेम है तो रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट सेम होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या है, स्मॉल v, इसका वैल्यू यहाँ पे कैपिटल V है, और अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, दिस विल बी थीटा, तो हम क्या लिख पाएंगे, कांस्टेंट रिलेशन v का cos थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल v। चाहो तो आप पावर ऑफ टेंशन से भी निकाल सकते हो, चाहो तो मैंने कौन सा फंडा लगाया है कि अगर रस्सी के दो एंड्स के जो वेलोसिटी हैं वो रस्सी के लॉन्ग क्या होते हैं, सेम, तो ये v तो रस्सी के लॉन्ग ही था तो लिख दिया ये, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा तो वेलोसिटी ऐसा होगा जब ये हिट करेगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, कैपिटल V cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाफ m का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2 v स्केयर, प्लस में हाफ, अच्छा इसको आप चाहो तो स्मॉल v लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल v, ये कैपिटल V था, m का वैल्यू हाफ के जी, स्मॉल v का वैल्यू कितना है, कैपिटल V cos थीटा का स्केयर। अब cos थीटा को यहाँ से कितना आएगा, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से होगा 2 अपॉन में हाइपोटेनस √5, तो cos के थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/5। चाहो तो मैं 2/√5 का स्केयर करता हूँ ताकि बाद में समझ में आ जाए किसी को। एनीवेज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m का वैल्यू था यहाँ पे 2 और g, और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हाफ g √5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 से 2 कट गया, दिस इज v स्केयर, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, दिस इज v स्केयर बाय 5, और यहाँ पे हमारा g आ गया ये, और ये बन गया 2 माइनस √5/2 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 v स्केयर बाय 5 इज इक्वल टू g, और ये आ जाएगा 2√3 माइनस 5, है ना, ये सॉरी 6 माइनस √5। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो वी स्केयर का हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा, कितना वैल्यू निकल करके आ जाएगा, 6g, यार गलती करती, तो कितना वैल्यू निकल करके आएगा, चाहो तो यहां से काट दो इसको, 5, तो ये पंजो पंजो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 बाय 6। ठीक है, इनटू में 6 माइनस √5 का अंडर रूट, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वैल्यू निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसको ठीक सोल्व किया हो, अगर गलती भी हुई होगी तो हल्की सी कैलकुलेशन की हुई होगी मेरे ख्याल से, बाकी तो कोई गलती की संभावना यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है ना। कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकता है कि अपने से, हो सकता है कि हो गई हो। 25 रूट थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर हल्का सा गलत है, यहाँ पे 5 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 6 की जगह कैलकुलेशन है, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पर गड़बड़ हुई है अपने से। 2g में से मैंने g कॉमन लिया था, कि कितना कॉमन लिया था यहाँ पे, है ना, ये 2g था, इसमें से मैंने g कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 2 बचना चाहिए था। ठीक है, सॉरी माफ करना, 2, यहाँ पे थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन हल्का सा मिस्टेक हुआ है, खैर कंसेप्ट तो यही है, 2। ठीक है, ये हमने 2 ले लिया यहाँ पर, और ये पीछे बनेगा माइनस, अच्छा मैंने 2 ही लिखा था, ये लेकिन यहाँ पे -5√2 माइनस माइनस +1 हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा दोबारा करते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल थोड़ा सा लोचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एलसीएम नहीं दिया, 2g माइनस में g/2 माइनस में 5√5g/2, माइनस में माइनस माइनस प्लस g/2, तो दिस इज 6v स्केयर बाय 5, और यहाँ से हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 2 4, 4 में से गए 3g, है ना, माइनस में √5g। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, जी को मैंने काटा यहाँ पे 2 से, तो ये बन जाएगा हमारा 30 में से 2 गए 15। ठीक है, 2 4 में से 3 गए ना, ये सही तो कर रहा हूँ ना मैं, अरे यार माइनस माइनस प्लस था भाई, कितनी गलतियां करेगा, माइनस माइनस प्लस था। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 यहाँ पे 5 हो गया था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ठीक है, जवाब बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 25 और माइनस में
ये हमारा हो जाएगा 5√5, और जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे अपन मॉडिफाई कर दें, अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों। बस इसमें कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन ही था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन गंदा था। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये हमारा ये बन चुका था। 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125, माइनस में 25√5 डिवाइडेड बाई 6 और अंडर रूट। ये मैंने आंसर कंफर्म कर लिया, इससे आंसर ठीक आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें कहा गया है कि एक जो है वो 60 सेंटीमीटर की एक जो है वो वायर है, ऐसे करके 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको फिक्स कर दिया गया है दोनों एंड पर, बड़ी अच्छी बात है। इसका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे रखा है हमें ये, और पूछा है अलग अलग चीजें पूछी हैं, ठीक है। पहला सवाल हमसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5 कितना होगा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड पूछा है। हम जानते हैं स्टैंडिंग वेव के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है x वाला, वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज 4 साइन पाई x अपॉन में 15, ये एम्पलीट्यूड है। हमें किसका एम्पलीट्यूड निकालना है, 5 सेंटीमीटर वाले का। तो हमने यहाँ पे वैल्यू कितना पुट कर दिया, 4 साइन पाई इंटू में 5/15, क्या आ गया हमारा, पाई/3। पाई/3 यानी कि कितना हो गया पाई/3, पाई/3 आपका हो गया है 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री अगर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3, 28 में का 2√3 है, अपन चेक कर लेते हैं। हाँ 2√3, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला आता है वेयर आर द नोड्स लोकेटेड। नोड्स जहां लोकेटेड होते हैं जहां पे एक्स हमारा जीरो होता है, ठीक है। यानी कि जिस पे एक्स जीरो हो गया फिर टाइम के इंडिपेंडेंट है। अगर जो वैल्यू एक्स के कारण ही ये वाई का वैल्यू जीरो हो गया तो टाइम जो मर्जी होता रहे, अगर एक्स वाला फैक्टर जीरो है तो ओवरऑल वैल्यू जीरो रहेगी, उनको नोड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि πx/15 शुड बी इक्वल टू n पाई, ठीक है। क्योंकि n पाई पे n जहाँ पे क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे हमारा साइन जीरो होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, एन पाई, पाई से पाई कट गया, तो x का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे n इंटू में 15, ठीक है। n इंटू में 15 आ गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पहला तो हो गया n का वैल्यू जीरो और इंटीजर, है ना, मतलब जीरो भी कंसीडर करना है। फिर अगला आ गया 15, फिर अगला आ गया 30, ऐसे 35 चलता जाएगा, 0 15, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 0 15 30 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जो 7.5 पे है और इतने टाइम पे दे रखा है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, इसका कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। तो देखो हमें बोल रखा है इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 साइन πx/15, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मम्मी आवाज आने लग रही है, ठीक है, सॉरी बच्चों, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। एनीवेज 4 साइन πx/15। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 96 पाई, और ये वैल्यू की बन जाएगी साइन, है ना, माइनस माइनस वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मैग्नीट्यूड बताना है। 96 पाई इंटू में टी, ये बन जाएगा, ठीक है। अब टी का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है ना, टी का वैल्यू दिया 1/4। तो आप अगर साइन में आप देखोगे 96 पाई पहले ही है, ये आपका वैल्यू 1/4 होगा। तो ये तो फिर क्या आ गया, 24 पाई आ गया, क्या 24 होता है ना शायद, हाँ 24 चौक 96। तो 24 पाई में साइन का वैल्यू जीरो बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, तो इस समय पर क्या होने वाली, वेलोसिटी जीरो होने वाली। तो आपको एक्स वाली बात पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आप यहीं से बोल सकते हो, क्योंकि दोनों में से एक भी जीरो होगा तो अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाई नहीं, यहाँ पर क्या डी वाई बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। आप सारे जानते हो मेरे ख्याल से डी वाई बाई डी टी जो है वो वेव में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी ऑफ वेव अलग होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलग होती है, ठीक है। तो 28 में सी का आंसर हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो। लास्ट हमारा है कि जिन कंपोनेंट वेव से ये बना हुआ है ना, स्टैंडिंग वेव, उनका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा के एक्स साइन में जो है वो के एक्स आ रहा है, तो हमारा कुछ ऐड होने वाले कुछ जो हमारे इस तरह से रहे होंगे, ठीक है। दोनों जो हमारे रहे होंगे कंपोनेंट वेव कुछ वो कुछ इस तरह से रहे होंगे, ताकि ताकि जो साइन केस वाला है वो हमारा बच जाए, और साइन ओमेगा टी में एक में नेगेटिव आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ओमेगा टी वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन में एक्स फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर भी जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसमें दिक्कत है ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स लोगे तो साइन में ओमेगा टी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन में क्या आ रहा है, के एक्स वाला फैक्टर आ रहा है।
तो इसका मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी होना चाहिए। तो ये दो हमारे क्या है, कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव जिनसे वो स्टैंडिंग वेव बना है। अब ए हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, इससे आधा होता है। अगर आप स्टैंडिंग इसको कंपेयर करते हो तो 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी जो है वो, इसका मैं कर ही देता हूँ आपको ताकि ये झंझट रहे ना, ठीक है। अगर मैं, ये मेरी दो ट्रैवलिंग वेव थी है ना वाई, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो दिस विल बी 2a या a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स, और यहाँ पे आपका होगा a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। तो आपका यहाँ से ये वाला फैक्टर से कट जाएगा, तो कितना आंसर आता है, 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी आता है। तो अगर उनका एम्पलीट्यूड ए था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बनता है, 2a बनता है। तो इसका एम्पलीट्यूड 4 है तो उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। तो पहली बात तो उनका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2, ठीक है। एक आ गया साइन, और देखो जो के यहाँ पर है वही के यहाँ पर है, जो ओमेगा यहाँ पर है वही ओमेगा यहाँ पर है, तो यानी ये इनकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। तो पहली क्वेश्चन क्या हो जाएगी, के कितना है ऊपर वाली वे से ले लूंगा पाई बाई 15x, ठीक है, माइनस में ओमेगा, ओमेगा भी ऊपर वाली से ले लूंगा 96 पाई टी, ठीक है। सिमिलरली अगली कितनी आएगी, उसका भी, अगली जो आएगी उसका भी 2 होगा, ये साइन होगा, बस अगली वाली में क्या होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों मेरे जो है वो ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन आ गए हैं। तो मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि एम्पलीट्यूड जो ट्रैवलिंग वेव का होता है उसका डबल इसका होता है स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। देखो स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डबल है उनके का भी। और के एक्स उसमें भी वही होता है, ट्रैवलिंग वेव में वही होता है। अगर ये वाली बात पहले से याद थी तो अपने को इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो अपने को इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन, एक बीम है लाइट की जो दो वेवलेंथ को जो है वो यूज कर रही है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए। पहला सवाल आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन कितना होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, अगर हमें 6500 एंगस्ट्रॉम जो है वाली का पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं थर्ड मैक्सिमा कितना होगा, थर्ड मैक्सिमा का फॉर्म वैल्यू पहले हम बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, आगे भी जरूरत पड़ने वाली। तो लैम्डा डी बाई डी मैंने कर दिया, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू 6500, डी का वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर, दैट विल बी 120 बाई 100, और स्मॉल डी का वैल्यू 2 यानी कि 2 बाई 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा, दिस विल बी 6500 इंटू में 1200 बाई 2 यानी कि 600। एंगस्ट्रॉम में था तो 10 की पावर माइनस 10 पुट कर दिए, ठीक है। ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। अगर मिलीमीटर में निकालें तो 1 2 3 4 पावर कंज्यूम हो जाएंगी, 65 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर कितना बन गया, माइनस का 4 तो कंज्यूम होगी, 6 बच गई, ठीक है। और मिलीमीटर में निकाल रहे हैं तो 3 वैसे कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 65 इंटू में 6, अब 65 इंटू 2 कितना होगा, 130, 130 इंटू जो है वो 3 करना पड़ेगा ना, 65 इंटू में 6 कर लें कैलकुलेशन इसको, 75 इंटू 65 सॉरी 03390, तो 390 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, इसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 390 10 की पावर माइनस 3 यानी कि अपन बोल सकते हैं 0.39 मिलीमीटर, ये बीटा का आ गया। हमें क्या चाहिए, थर्ड का चाहिए, थर्ड का चाहिए तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 0.39 इंटू में 3 यानी कि 7 2 कैरी 3 3 9, तो 1.17 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, 1.17 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया। आगे बोला गया है कि वो लीस्ट डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमा से जहां पर दोनों के ब्राइट जो मैक्सिमा है वो कोइंसाइड करेंगे। अगर दोनों के ब्राइट मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब स्क्रीन से दोनों मैक्सिमा की हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो पहली वाली जो है ना, जो मेरी 6500 वाले हैं उसके ब्राइट फ्रिंजेस मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे, n1 n2 में लैम्डा, है ना, लैम्डा का वैल्यू कितना है 6500, तो n1 n2 में 6500 अपॉन में d बाई डी, यहाँ यहाँ इसके ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, ठीक है, स्क्रीन से इस हाइट पर। और दूसरे वाले के क्या कहाँ कहाँ होंगे, n2 n2 में 5200 d बाई डी यहाँ पर होंगे, d बाई डी से d कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गए, तो n1 13 पे काटेंगे तो 5 और ये 4, ये आ गया। तो अब हम देखेंगे तो n1 का वैल्यू कितना हो गया, 4n2 बाई 5 हो गया, ठीक है। अब हमें लीस्ट करना है तो इनकी हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है n1 और n2 की, जिसमें दोनों इंटीजर बने। तो n2 का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो n1 इंटीजर नहीं होगा, 2 रखोगे तो नहीं बनेगा, 3 रखोगे तो नहीं बनेगा, 4 रखोगे तो नहीं बनेगा, 5 रखोगे n2 का वैल्यू तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमें जो है
हमारा लीस्ट डिस्टेंस होगा जहां पर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। अगर मैं सेकंड वाला यूज करूंगा तो मुझे एन का वैल्यू 5 यूज करना है, पहले वाला यूज करूंगा तो एन का वैल्यू 4 यूज करूंगा। क्योंकि मैं इसका वैल्यू पहले ही निकाल चुका हूँ 656,500 में डी बाई डी विच इज नथिंग बट बीटा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 बीटा। ठीक है, तो 3 9 इंटू में 4, 9 चौक 36, 6 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15, तो यहाँ पर हमारा 1.56 जो है वो आंसर आ जाएगा 1.56 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये बच्चों हमारा जो है वो पेपर था किसका, ईयर 1985 का जेई के अंदर। ठीक है, हम मिलेंगे अगले 1987 के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।